हे वेलकम बैक टू योर चैनल। आपको पता ही होगा लास्ट क्लास में हम यूनियन बजट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने बजट के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था। रेस्ट हम आज डिस्कस करेंगे। एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि हम बजट को दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो उसकी एनालिसिस और एक उसकी ग्लोसरी। देन हमने बजट की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ी थी। देन हमने डिस्कस किया था कि ये बजट है, इसके टोटल 6 पिलर्स हैं: हेल्थ एंड वेलबींग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड देन मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। उसमें से फर्स्ट पिलर हेल्थ एंड वेलबींग, उसकी ग्लोसरी एंड उसके सब पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। देन फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर करने वाली है और उसके लिए जो पैसा लगने वाला है उसको गवर्नमेंट कहाँ से अरेंज करने वाली है। आज हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पिलर से, जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। मैं दोबारा बता देती हूँ इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है। एक ऐसी डेवलपमेंट जिसमें सोसाइटी के सभी सेक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है, उसको इंक्लूसिव डेवलपमेंट बोला जाता है। इसके अंडर हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, फिशरीज, लेबरर्स एंड एमएसएमईज। एग्रीकल्चर से स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर में क्या है? स्वामित्व, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड देयर मैपिंग, उनको एक्सटेंड किया जाएगा टू ऑल स्टेट्स। अभी कुछ स्टेट्स में है, उसके बाद उसको एक्सटेंड किया जाएगा सो दैट ट्रांसपेरेंसी आ सके इन प्रॉपर्टी ओनरशिप। क्या होता है कि लोग झूठ बोल देते हैं, उनके पास एक मतलब मान लो किसी के पास है 30 एकड़ ज़मीन, बोल रहा है मेरे पास 5 एकड़ है, तो जब उसको मैपिंग की जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, तब वो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी सिस्टम में। देन ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, उसको एनलार्ज किया जाएगा 22 प्रोडक्ट्स पे। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम को 2020 वाले बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था। उस टाइम ये टमाटो, अनियन एंड पोटैटो पर एप्लीकेबल थी। अब इसमें 22 प्रोडक्ट्स को रख दिया गया है। बेसिकली ये स्कीम क्या है कि जो टोमेटो, अनियन एंड पोटैटोज़ है, इनका प्राइस स्टेबल रहेगा ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, गवर्नमेंट अपने पूरी कोशिश करेगी कि इनका जो प्राइस है वो स्टेबल रहे। देन सेकेंडली इनकी क्वालिटी इंक्रीज़ की जाएगी। क्वालिटी कैसे इंक्रीज़ की जाएगी? मान लो आपने अब अपने गार्डन में फसलें उगा ली, ठीक है, तो अब वो उसमें आपने ध्यान नहीं रखा तो उसमें से 50% आपकी चूहे खा गए, तो उसको स्टोरेज करना अच्छे से, उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना भी बहुत ज़रूरी है ना, तो उससे उस चीज़ की क्वालिटी इंक्रीज़ होती है। देन मंडीज़ को ई मंडीज़ बनाया जा रहा है। ई मंडीज़ से क्या होगा? पेमेंट ऑनलाइन होगी तो सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी। देन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है उनको दिए जाएंगे एपीएमसीज़ को। मंडी में मार्केटिंग कमेटीज़ बनाई गई हैं। मंडी में क्या होता है, जो फार्मर्स आते हैं अपनी जो फसलें वगैरह होती है उसको बेचते हैं, ठीक है, तो जो मीडियोकर्स हैं वो उस चीज़ का फ़ायदा ना उठाए, इसके लिए मार्केटिंग कमेटी सेटअप की जाती हैं सो दैट वो हर चीज़ को लुक आउट कर सके। ग्रीन स्कीम क्या थी मैंने आपको बता दिया। एक तो प्राइस स्टेबलाइजेशन होगा और दूसरा क्या होगा, उनकी वैल्यू चेन डेवलपमेंट होगी। एपीएमसी की फुल फॉर्म क्या थी? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। देन एग्रीकल्चर में क्या किया जाएगा? क्रेडिट इंक्रीज़ किया जाएगा, मतलब कि एग्रीकल्चर के फील्ड में गवर्नमेंट और ज़्यादा पैसे लगाएगी। वो कितने पैसे लगाने की सोच रही है? 16.5 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2022 में, ठीक है। और बेसिकली किस में ज़्यादा पैसा लगाया जाएगा? एनिमल हस्बेंड्री में, डायरी एंड फिशरीज़ में। देन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 33% इंक्रीज़ किया जाएगा। और नाबार्ड जो है, नाबार्ड क्या होता है आपका? बैंकिंग होता है, नेशनल बैंकिंग एंड रूरल डेवलपमेंट। उसमें क्या वो क्या करेगा? माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए फंड देगा, फंडिंग करेगा। नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1982 में पार्लियामेंट के एक एक्ट से। देन बात करते हैं फिशरीज़ में। फिशरी में क्या किया जाएगा? जो फिशिंग हार्बर्स होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी सो दैट वो और ज़्यादा डेवलप हो सके। मेजर 5 फिशिंग हार्बर्स कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटूघाट, इनको डेवलप किया जाएगा एज हब्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब क्या होगा कि इनमें जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाएंगी और भी बहुत सारी, सो दैट इन प्लेसेस की वैल्यू बढ़ जाए और जो बिजनेस है फिशरीज़ का वो और ज़्यादा डेवलप हो। देन मल्टीपर्पज़ सी वीड पार्क बनाया जाएगा। पार्क, अगेन आई एम टेलिंग यू, पार्क जो है वो एरिया नहीं है जहाँ पर आप एंजॉय करने जाते हैं। पार्क लैंड का वो पार्ट होता है या फिर पोर्शन होता है जहाँ पर इंडस्ट्रियल सेटअप होता है। तो एक इंडस्ट्रियल सेटअप किया जाएगा सीवीड का, जहाँ पर सीवीड को कल्टीवेट किया जाएगा सो दैट उसको सेल करके गवर्नमेंट के पास पैसे आ सके। देन माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबरर्स के लिए क्या किया है? वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान है। पहले क्या होता था, एक स्टेट का जो रेशन कार्ड है वो एक ही स्टेट में एप्लीकेबल होता था। अब एक स्टेट में बनाया हुआ रेशन कार्ड आपका मल्टीपल स्टेट में एप्लीकेबल हो सकेगा। प्रेजेंटली ये स्कीम लिमिटेड स्टेट्स में है, अभी उसको गवर्नमेंट सोच रही है सारे स्टेट्स में कर दे, ठीक है।
यहाँ पर जो 32 स्टेट्स एंड यूटीज लिखा हुआ है ना, 32 स्टेट्स नहीं है, स्टेट्स एंड यूटीज दोनों को मिला के 32 है, स्टेट्स अभी भी 28 ही है हमारे। ठीक, उसके बाद पोर्टल बनाया जाएगा जिससे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर फोर्स होती है उनकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। 4 लेबर कोड्स क्या होते हैं, न्यू लॉज होते हैं, लेबर लॉज, उनको अभी लाया जाएगा। गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होते हैं, टेम्प्रेरी वर्कर्स होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, उनको बोला जाता है, उनको सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी। देन मिनिमम वेजेस एक्ट लेके आए जाएंगे, उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा, वीमेन जो है वो नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। देन एम्प्लॉयज़ का थोड़ा बर्डन कम किया जाएगा, उनको सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, अलग अलग कंपनीज़ के लिए बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, और लाइसेंस भी सिंगल लाइसेंसिंग हो जाएगी। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं कि जो फाइनेंशियली डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है उसमें एससी एसटी एंड विमेन को भी इंक्लूड किया जाएगा। कैसे इंक्लूड किया जाएगा, उनको प्रमोट किया गया था, स्टैंड अप इंडिया स्कीम चलाई गई थी कि जो एससी एसटी के लोग हैं और जो विमेन हैं वो भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, और पहले वाले बजट में किया गया था, अब उसमें क्या कर दिया, जो मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि उनको जो मनी उसमें लगानी होती है वो 25% से 15% कर दी उन्होंने। ठीक, उसके बाद एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, ये जो एंटरप्राइजेज होते हैं इनके लिए 15,700 करोड़ एलोकेट किए जाएंगे, पिछले साल के बजट से डबल है ये, सो दैट इनमें जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। तो हो गई ना हमारी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एससी एसटी विमेन और एमएसएमई सेक्टर को भी इंक्लूड कर लिया डेवलपमेंट में। स्टैंड अप इंडिया जो थी स्कीम लॉन्च की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी ऑन 5 अप्रैल 2016 को, सो दैट वीमेन एससी एंड एसटी कम्युनिटीज़ की एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज हो सके। तो हम बात करते हैं रीइन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। रीइन्विगोरेट क्या होता है, किसी चीज़ को रेनोवेट करना होता है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल का हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल होता क्या है, ह्यूमन होता है। सपोज़ आप एक मतलब जो पेरेंट्स अपने बच्चे पर पैसा लगा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में अगर वो जॉब करता है और अपने पेरेंट्स को पैसे कमा कर देता है, तो वो क्या होगी, ह्यूमन कैपिटल होगी, कि उन्होंने ह्यूमन में इन्वेस्टमेंट की और वो उनको पैसे कमा कर दे रहा है। ठीक, इसमें हम बात करेंगे एजुकेशन की, एससी एंड एसटी की एंड स्किलिंग की। अगर आपको ह्यूमन कैपिटल चाहिए तो आप क्या करेंगे, एजुकेशन में पैसा लगाएंगे, सो दैट बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखेंगे, जॉब करेंगे और पैसे आएंगे, जीडीपी बढ़ेगा। देन जो एससी एसटीज़ हैं उनको उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा। देन स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, सो दैट अच्छी जॉब में, अच्छी कंपनीज़ में जॉब पा सकें, है ना। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। 15,000 स्कूल जो है उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर, जो कि हमारी आई थी 2020 में। 100 न्यू सैनिक स्कूल सेटअप किए जाएंगे। देन एक हायर एजुकेशन कमीशन सेटअप किया जाएगा, जो कि हायर एजुकेशन जहाँ पर भी प्रोवाइड की जा रही है, जिस भी स्कूल में, कॉलेज में सॉरी, स्कूल में हायर एजुकेशन नहीं होती, कॉलेज में हायर एजुकेशन होती है, तो वहाँ जो हायर एजुकेशन दी जा रही है उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करेगा कि मिनिमम ये तो होना चाहिए, एक्रीडिटेशन करेगा, रेगुलेट करेगा उनको और फंडिंग भी करेगा। ठीक है, और लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का प्रपोजल दिया है लेह के अंदर। देन एससी एसटी वेलफेयर के लिए क्या किया है, उनका जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम होती है उसको रीवैम्प कर दिया, मतलब उसमें कुछ रिफॉर्म ला दिए हैं, और वो जो है 6 ईयर्स तक रहेगा, 2025-2026 तक। ठीक है, और वो और क्या करने जा रही है, ट्राइबल एरियाज़ में 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भी गवर्नमेंट खोलेगी। देन स्किलिंग की बात करते हैं, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम में क्या होता है, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर बच्चों को, यूथ को स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है, सो दैट वो कंपनी में बेटर जॉब कर सकें। तो उसको रीअलाइन किया जाएगा, मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट्स की जाएंगी। देन दूसरी कंट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप की जाएगी, सो दैट हमारे बच्चों को स्किल ट्रेनिंग मिल सके, हमारी कंट्री के बच्चों को। ऑलरेडी हमारी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कैपिटल दुबई, जापान कैपिटल टोक्यो, इनके साथ हमारी ऑलरेडी प्लानिंग पार्टनरशिप चल रही है स्किल ट्रेनिंग के लिए। नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग सिस्टम क्या है, मैंने आपको बता दिया है, 1 ईयर प्रोग्राम होता है जिसमें स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, ये जो ग्लोसरी है ना, ये अगर आपको नोट डाउन करनी है तो आप अलग से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। देन इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट नेक्स्ट पिलर है हमारा, फोर्थ वन, इसकी बात करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, डीप ओशियन मिशन एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। 4 चीज़ें हमने पढ़नी है इसमें। स्टार्ट करते हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से। उसमें क्या है कि हमारी गवर्नमेंट रिसर्च के ऊपर 50,000 करोड़ रुपए लगाने वाली है आने वाले 5 सालों में। ठीक है,
द नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन क्या है? गवर्नमेंट की जितनी भी जानकारी ऑनलाइन अवेलेबल होती है गवर्नमेंट सर्विसेज की, उनको मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल कराया जाएगा। अभी आई थिंक इंग्लिश एंड हिंदी इन दो लैंग्वेजेस में होती है। तो अभी जो है जितनी भी मेजर इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनमें वो उनको अपलोड किया जाएगा सारे के सारे डेटा को। दैन डीप ओशन मिशन, जो डीप ओशन होता है उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसको और एक्सप्लोर किया जाएगा। उसके लिए 4000 करोड़ रुपीज़ लगने वाले हैं आने वाले 5 सालों में, सो दैट उसकी बायोडाइवर्सिटी का हम फ़ायदा उठा सकें एंड नए कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको स्टार्ट किया जा सके कंजर्व करने के लिए, उनको उनका फ़ायदा उठाने के लिए नहीं। द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक PSLV-CS51 लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एक तो अमेजोनिया सैटेलाइट होगी, कहाँ की है? ब्राज़ील की है। आई नो अमेजोन के जंगल यूएस की हैं, यूएस कनाडा मत लिख देना, ब्राज़ील, ठीक है, स्पेसिफाई करना है कौन है। ब्राज़ील की सैटेलाइट है वो। देन कुछ इंडियन सैटेलाइट्स भी है, वो उनको कैरी करेगा, उसको स्पेस में लॉन्च किया जाएगा। देन हम बात करते हैं मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। ये हमारा लास्ट 6th पिलर है जिसमें हमने ये पढ़ना है कि गवर्नेंस मतलब कि गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बजट में क्या प्रपोज किया है। सबसे पहले क्या होगा, ट्रिब्यूनल सिस्टम को रिफॉर्म किया जाएगा ताकि जस्टिस जो है वो स्पीडली मिल सके। देन एलिड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, एलिड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कौन से होते हैं? जैसे आपके हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं ना, तो उसके अलावा टेक्नीशियंस भी होते हैं और थेरेपिस्ट भी होते हैं, उनको एलिड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बोलते हैं। एलाइड भी बोल सकते हैं, मतलब क्या होता है? सहयोगी, ठीक है। तो जो सहयोगी होते हैं उनके लिए नेशनल कमीशन बनाया गया है, उस सिस्टम को जो है एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट रखने के लिए कुछ किया गया। देन उसके बाद नर्सिंग में भी ऐसा ही कुछ किया गया है, नर्सिस होते हैं ना। और मिडवाइफरी कमीशन, मिडवाइफ कौन होता है? मिडवाइफ वो होते हैं जो चाइल्ड बर्थ में विमेन की हेल्प करते हैं। ये मिडवाइफ स्पेसिफिकली वीमेन के लिए नहीं है, मैन और विमेन दोनों के लिए टर्म यूज़ की जाती है मिडवाइफ, ठीक है। तो मिडवाइफरी कमीशन भी सेटअप किया जाएगा सो दैट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ सके। देन प्रपोज्ड कॉन्सिलिएशन मैकेनिज्म, अब क्या होता है, सपोज अब मान लो दो लोगों का कुछ सीन हो गया, उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया। अब वो केस गया जज के पास, ठीक है। जज को लगे 5 मिनट उसको सोल्व करने में, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ थी नहीं। तो वैसे जज को 5 मिनट लगे सोल्व करने में, बट एक केस अब कोर्ट में गया, उसमें सुनवाई हुई, तो टाइम वेस्टेज तो हुई ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंसाइलेशन मैकेनिज्म रखेंगे कि मतलब कि कोर्ट में जाने से पहले पहले उनको सुलह वाले डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा कि उनकी जो है सुलह करवा देते हैं। होता है ना, दो लोगों की लड़ाई हो जाती है तो उनकी सुलह करवा देते हैं कि चलो अभी बात ख़त्म करो, ठीक है। तो पहले उनको उस डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा कि देख लो, आप लोग बैठ के आपस में सुलह कर सकते हो तो कर लो, हमारे जज का टाइम बच जाएगा। क्योंकि हमारे कंट्री में पता है ना कि मतलब कितने केसेस पेंडिंग हैं, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। देन सेंसस जो हमारा होने वाला है इंडिया का, वो फर्स्ट डिजिटल सेंसस होने वाला है, ठीक है। जो हमारा बजट था वो भी फर्स्ट डिजिटल बजट था, और जो हमारा सेंसस है वो भी फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगा। लास्ट टाइम हमारा सेंसस 2011 में आया था, अभी 2021 में आना है ना। तो उसके लिए कितने रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं? 3768 करोड़। देन जो गोवा है, पहले वो पोर्टुगीज़ के अंडर था, वो लिबरेट हो गया था, तो उनकी अभी डायमंड जुबली है। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है उनको 300 करोड़ देने वाली है कि वो सेलिब्रेट कर सके। सेलिब्रेट करने का मतलब ये नहीं है हर जगह लोग नारियल पानी पीते दिखेंगे, मतलब स्कीम्स लाई जाएंगी उसको सेलिब्रेट करने के लिए। उसके बाद जो टी वर्कर्स हैं असम एंड वेस्ट बंगाल के, क्योंकि वहाँ पर टी का जो प्लांटेशन है वहीं होता है ना बेसिकली, तो उनके वेलफेयर के लिए ₹1000 करोड़ लाए जाएंगे। सो ये थे हमारे टोटल 6 पिलर्स जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम 3 चीज़ें और डिस्कस करेंगे। एक तो है फिस्कल पोजीशन, कि हमारे इंडिया की फिस्कल पोजीशन अभी क्या है, कहाँ पर है, कितने पैसे कहाँ पर लगने हैं, कहाँ पर नहीं लगने हैं, कहाँ पर स्टैंड करता है। देन उसके बाद हम टैक्स में क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं वो डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। अभी फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? घाटा, ठीक है, कि सरकार की कमाई इतनी हुई है, खर्चा उससे ज़्यादा हो गया है, तो कितना घाटा आया है, उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो ये एस्टिमेशन किया गया है कि फिस्कल डेफिसिट जो है हमारे GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना होगा? 6.8% होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे गवर्नमेंट की ग्रोस बोरोइंग होने वाली है, जो हमें पैसे उधार लेने पड़ेंगे, कितनी होने वाली है? 12 लाख करोड़, ठीक। उसके बाद जो है FRBM एक एक्ट है, उसको प्रपोज किया गया है जिससे फिस्कल डेफिसिट लेवल आ सके। इसको हम अभी ग्लोसरी में डिस्कस करते हैं।
फिजिकल डेफिसिट मैंने आपको बता दिया। FRBM एक्ट क्या है? एक ऐसा एक्ट है जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को कि वो उनको डिफाइंड फिजिकल डेफिसिट तो मेंटेन करनी ही करनी है। मतलब कि डिफरेंस होना चाहिए एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट के बीच में, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि हमारा खर्चा ज़्यादा है और हमारा जो रिवेन्यू जनरेशन है वो कम है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रोत्साहित होगी, एनकरेज होगी कि और अच्छी स्कीम लाई जाए। ठीक है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फिजिकल डेफिसिट मेंटेन करनी ज़रूरी है। तो FRBM एक्ट में थोड़े से अमेंडमेंट कर दिए हैं। ठीक, देन हम बात करते हैं कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है? इमरजेंसी फंड होता है, इंडिया का इमरजेंसी फंड है। जैसे हर घर में सब तिजोरी में कुछ ना कुछ पैसे छुपा कर रखते हैं जो कि किसी बड़ी मुसीबत के टाइम में काम आ सके, ऐसे हमारे इंडिया के पास भी है ऐसी एक तिजोरी जिसको कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बोला जाता है। उसको ऑगमेंट इंक्रीज कर दिया गया है फ्रॉम ₹500 करोड़ टू 30,000 करोड़ थ्रू फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल क्या होता है? अब पार्लियामेंट में कुछ भी अगर हमें पेश करना है तो बिल के थ्रू पेश किया जाता है, उसको बिल बोला जाता है। ठीक है, जो भी रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको बिल बोलते हैं। वो दूसरा बिल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वाला बिल नहीं। पार्लियामेंट में हमें अगर कुछ भी अपनी बात रखनी है तो बिल के थ्रू रखी जाती है। और फाइनेंस बिल किसको बोला जाता है? पार्लियामेंट में जब ऐसी बात रखी गई है जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज को या फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया गया है, उसको फाइनेंस बिल बोलते हैं। यूनियन बजट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ फाइनेंस बिल। क्यों? उसमें भी तो फाइनेंशियल सर्विसेज डिस्कस की गई है ना, कि गवर्नमेंट का खर्चा कितना, कमाई कितनी है, तो वो भी एक टाइप का फाइनेंस बिल है। ठीक, तो फाइनेंस बिल के थ्रू उसको ऑगमेंट किया जाएगा 500 करोड़ से 30,000 करोड़ में। किस लिए? क्योंकि अब की बार इमरजेंसी फंड से कितने पैसे निकालने पड़ गए थे, तो इसलिए अब क्या करेंगे? उस इमरजेंसी फंड को इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद क्या है? नेट बोरोइंग फॉर द स्टेट्स अलाउड एट 4%। मतलब स्टेट्स का क्या होता है? उसका फिक्स होता है कि जो स्टेट है वो इतना ही बोरो कर सकता है। जो स्टेट है मतलब उसकी रिवेन्यू इतनी हो रही है, उसका GSDP इतना है, उसका इतना परसेंट ही वो कर सकता है। तो अभी उसको 4% पे सेट किया गया है कि आप लोग जो है 4% बोरो कर सकते हो। ठीक, देन स्टेट जो है एक्सपेक्टेड टू रीच अ फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3% ऑफ GSDP बाय 23-24। 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है कि जो स्टेट हैं उनका जो GSDP होता है उसका 3% होना चाहिए उनका घाटा। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन क्या होता है। फाइनेंस कमीशन बेसिकली एक बॉडी होती है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में लिखी है? 280 में। ठीक है, और वो क्या करती है? डिफाइन करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन क्या होंगे, कितना खर्चा आएगा, कितना क्या, सब कुछ जो है उनके बीच में कितना कितना बांटना है, फाइनेंस कमीशन बताता है। हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और लेटेस्ट वन जो है हमारा वो 15th है और उसके चेयरमैन कौन है? श्री NK सिंह। देन 15th फाइनेंस कमीशन ने ये भी बोला है कि जो वर्टिकल शेयर है 41% रहना चाहिए। वर्टिकल शेयरिंग क्या होती है? जो टैक्स की शेयरिंग होती है स्टेट और सेंटर के बीच में, वो होती है। तो उसमें स्टेट का जो है 41% शेयरिंग है, वो 41% ही रहना चाहिए। उसके बाद क्या है? जो जम्मू एंड कश्मीर जिसको हमने स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया था और लद्दाख को बना दिया था, उसके जो फंड्स हैं वो सेंटर देगा। ठीक है, उसके बाद रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दिया गया है 17 स्टेट्स को। ठीक है, अब जो स्टेट अगर घाटे में चले जाते हैं तो उनको सेंटर पैसे देता है। तो स्टेट्स को कितना दिया गया? 1,18,452 करोड़। घाटे में किस लिए गए थे? कोविड-19 की वजह से। तो अभी सेंटर ने उनको पैसे दे दिए। देन रिवेन्यू डेफिसिट टर्म आइए क्या होता है? एक्सेस ऑफ इट्स टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिवेन्यू रिसीव्ड। पहले तो हम बात कर लेते हैं। अब सरकार का जो खर्चा होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ नॉर्मल खर्चा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? जब हमारी सरकार, जो मान लो गवर्नमेंट ऑफिसेज बनी हुई हैं बहुत सारे, ठीक है, तो उन ऑफिसेज की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो पैसे लगाए जाते हैं उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्योंकि अगर उन पर हम पैसे लगाएंगे तो उन गवर्नमेंट ऑफिसेज की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो वो स्कीम को अच्छी तरह से बनाएंगे तो लागू भी अच्छी तरह से करेंगे, तो उससे क्या होगा? देश की तरक्की होगी। तो इसलिए उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है कि खर्चा है लेकिन किसके लिए है? रिवेन्यू के लिए। ठीक है, तो वो हो गया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है? कि मान लो हमारी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफिसेज पे पैसे लगा दिए, हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो एफिशिएंट हो गए, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, और हमारे गवर्नमेंट की जो कमाई होगी फिर उनकी एफिशिएंसी से, उसको रिवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ में
कितना पैसा लगाना पड़ा और बदले में उनकी कितनी कमाई हुई, उसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं, रिवेन्यू डेफिसिट। क्लियर। अब ये है सेंटर का रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर नेट नटशेल में कि कहाँ पर कितना लगने वाला है और कहाँ पर कितना लगने वाला है। देन हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स की। सबसे पहले तो टैक्स जो होता है आपका दो टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसको आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स हो गया आपका, ठीक है, और प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, और आपका वाटर टैक्स हो गया। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो आप किसी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को पे करते हैं, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन आगे पे करता है। फॉर एग्जांपल जीएसटी, आप एक होटल में खाना खाने गए, आपने वहाँ पे जीएसटी पे किया, आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया, आपने उस होटल के जो ओनर है उसको दिया है। फिर वो जो होटल का ओनर है वो अपनी उसकी जितनी भी इनकम होगी टोटल, फिर उसका जो जीएसटी जितना भी बनता है वो आगे गवर्नमेंट को पे करेगा। तो इनडायरेक्टली आपका टैक्स पहुंचा ना वहाँ पे, बट इनडायरेक्टली पहुंचा, सो दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। और जो आपका डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या प्रपोजल्स रखे गए हैं हम वो पढ़ लेते हैं। जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी एज 75 ईयर से ज़्यादा है और उनकी सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट से इनकम होती है, उनको टैक्स रिटर्न जो है वो फिल नहीं करने हैं। उसके बाद क्या है, रीओपनिंग केस जो है उनको 6 साल से 3 साल कर दिया है टाइम लिमिट, कि मान लो किसी का केस रीओपन करना है कि इस बंदे ने टैक्स पे नहीं किया था तो 3 साल तक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई सीरियस टैक्स इवेजन का केस आया कि इस बंदे ने इतना सारा टैक्स पे नहीं किया है, तो उसमें क्या है कि वो उनके लिए कर दिया गया है ₹50 लाख और मोर। मतलब अगर किसी का जो ड्यू है वो ₹50 लाख का या फिर उससे ज़्यादा का बन गया है टैक्स का, तो उसके लिए केस ओपन हो सकता है, वो भी सिर्फ 10 ईयर्स तक, ठीक है। वो स्पेशल केस है, अलग से हर किसी के लिए नहीं खुलेगा। देन उसके बाद क्या है, जो टैक्स पेयर्स हैं उनके डिस्प्यूट्स हो जाते हैं कुछ, उनको सोल्व आउट करने के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी रखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद है नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रिब्यूनल, मतलब ई कोर्ट सिस्टम जो है वो लाया जाएगा उनके केसेस को सोल्व करने के लिए। देन रूल्स नोटिफाई किए जाएंगे सो दैट एनआरआई जो है उनकी हार्डशिप्स कम हो सके और डबल टैक्सेशन भी उनको नहीं देना पड़े। देन जो टैक्स ऑडिट है, अब क्या होता है, मान लो एक कंपनी है, ठीक है, अगर किसी कंपनी की कमाई 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको अपना टैक्स ऑडिट रखना पड़ता है, उसका सारा चिट्ठा रखना पड़ता है क्या है कैसे है। बट अगर कोई कंपनी ऐसी है जो अपने 95% ट्रांजेक्शन डिजिटली कर रही है, डिजिटल ट्रांजैक्शन करने का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंसी है, कंपनी ईमानदार है, तो गवर्नमेंट ने उसको छूट दे दी है कि आप जो है अपने, अगर आपका जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ऊपर जाता है तब आप टैक्स ऑडिट कीजिए, उससे नीचे की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। इसमें पहले टर्म समझ लेते हैं, डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है, सपोज करो आपने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक किसी भी बिजनेस में पैसे लगाए और उसमें आपको 26,000 का बेनिफिट हुआ, उसमें से 13 आप रखेंगे, 13 आपका फ्रेंड रखेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो जो डिविडेंड पेमेंट होती है उसमें टीडीएस कटता है। अब टीडीएस क्या होता है, अब आपका जो टैक्स है वो दो तरीके से कटता है। एक तो आपने शॉप खोली हुई है, आपकी कमाई हो रही है और आपने साल के आखिर में जितनी आपकी कमाई हुई उस पर जितना आपका टैक्स बनता है आपने टैक्स दे दिया। दूसरा, एक आपने क्या किया है कि आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आपकी सैलरी कितनी है, 1,50,000, पर आप गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले उसमें से टैक्स काटेगी फिर आपको सैलरी देगी, उसको बोलते हैं टीडीएस। मतलब जो टैक्स है वो सोर्स पर ही डिडक्ट हो जाता है, मतलब जहाँ से आपके पास पैसे आने हैं वहाँ से पहले टैक्स डिडक्ट होता है, देन आपको बची हुई अमाउंट मिलती है, ठीक है। तो डिविडेंड में से टीडीएस नहीं कटेगा। देन हम बात करते हैं एडवांस टैक्स की। अब क्या होता है, एक तो आप टैक्स पे करते हो साल के एंड में, आती है ना न्यूज़ की हमारे जो है टैक्स पे करने की लिमिट 1 मंथ इंक्रीज़ कर दी, अभी भी इंक्रीज़ की गई थी 1 मंथ। तो वो क्या होता है कि 1 साल के बाद टैक्स पे करना है। एक जैसे आप डाउन पेमेंट्स करते हो वैसे ही एडवांस टैक्स पेमेंट होती है कि हर 3-3 महीने में या 4-4 महीने में आपको टैक्स की पेमेंट करनी है, 1 साल के बाद नहीं करनी है। तो वो जो एडवांस टैक्स की पेमेंट है, अगर किसी डिविडेंड से वो एडवांस टैक्स लिया जा रहा है तो वो एडवांस टैक्स तभी पे करेगा जब उसकी डिविडेंड की डिक्लेरेशन हो जाएगी। मतलब मान लो कि आपकी जो है सैलरी 26,000 थी, आपके फ्रेंड को 13 मिलने थे, आपको भी 13 मिलने थे। तो अब जब तक वो आपके पास आ नहीं जाते, पक्का हो नहीं जाता कि पैसे आएंगे, तब तक आपको एडवांस टैक्स नहीं देना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में छूट किस लिए की गई है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें पार्टनरशिप में, समझ गए ना। देन टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस मैंने आपको बता दिया है, ज़रूरत नहीं है।
एडवांस टैक्स क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। देन नेक्स्ट की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड मेड एलिजिबल टू रेज फंड बाय इशूइंग जीरो कूपन बॉन्ड। अब ये कूपन बॉन्ड क्या होते हैं हमारे पास? कूपन बॉन्ड जो है ना वो होते हैं कि आपको सपोज आपने किसी को पैसे उधार दिए 1 साल के लिए, पर आप बोलते हो कि आपको जो है इंटरेस्ट 1 साल बाद नहीं चाहिए, आपको 3-3 महीने के गैप में चाहिए, तो उसको कूपन बॉन्ड बोलते हैं। और ज़ीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या है कि आपको सारा के सारा जो इंटरेस्ट है उस पर वो 1 साल के बाद ही चाहिए, बीच बीच में नहीं चाहिए, कि कूपन बॉन्ड नहीं है, कूपन बॉन्ड ज़ीरो है। ठीक है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड है वो फंड रेज कर सकते हैं इशूइंग ज़ीरो को कूपन बॉन्ड। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ पर और इंफ्रास्ट्रक्चर में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर। देन एडिशनल डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अप टू ₹1.5 लाख फॉर लोन, होम लोन्स को जो है वो इजी कर दिया है। देन टैक्स हॉलीडे की बात करते हैं। टैक्स हॉलीडे क्या होता है कि टेम्परेरी टाइम के लिए या तो आपका टैक्स जो है उसको डिक्रीज कर दिया जाए या फिर उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, लेकिन वो टेम्परेरी टाइम के लिए होता है, उसको टैक्स हॉलीडे बोलते हैं। तो हाउस प्रोजेक्ट पर, अफोर्डेबल हाउस प्रोजेक्ट पर उसको एक्सटेंड कर दिया, टैक्स हॉलीडे रहेगी, मतलब टैक्स नहीं रहेगा टिल मार्च 2022। ठीक। डेप्ट फंड क्या होता है, अभी हमने टर्म पढ़ी थी, क्या होता है, एक टाइप का म्यूचुअल फंड होता है जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें जो इंडिविजुअल है वो विलिंग नहीं है हाईली वोलेटाइल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। मान लो क्या है कि आपकी चल रही है किस्मत खराब, ठीक है, आप गए पंडित के पास, तो पंडित ने बोला कि जो भी करोगे सोच समझ कर करना, किसी चीज़ में रिस्क मत लेना। तो आप जो है ऐसी चीज़ में पैसे लगाओगे जिसमें आपको चाहे इंटरेस्ट रेट कम मिले लेकिन सिक्योरिटी पूरी हो। ठीक है, क्योंकि आपको नुकसान नहीं करना है। अब अगर आपकी किस्मत अच्छी चल रही है तो आप सोचोगे चलो यार रिस्क लेके देख लेते हैं, बट अगर आपकी किस्मत ख़राब चल रही है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप ऐसी चीज़ में पैसे लगाएंगे जिस चीज़ में आपको सिक्योरिटी हो, बेशक इनकम कम हो, वो होते हैं डेप्ट फंड। ठीक है, उसके बाद टैक्स हॉलीडे मैंने बता दिया था। द नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्स इंसेंटिव्स इन टू IFSC इन गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी हमारी गुजरात में खुलने वाली है ना, उसमें टैक्स इंसेंटिव दिए जाएंगे, टैक्स हॉलीडे। और जो हमारी एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज होती हैं उसके जो कैपिटल गेंस होते हैं उसकी इनकम से उसमें टैक्स हॉलीडे दी जाएगी, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा उसका बिजनेस बढ़ सके। देन टैक्स एग्जम्पशंस जो रखी गई थी, टैक्स एग्जम्पशंस दी गई हैं फॉरेनर्स को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज पे मत जाना, ये जो ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है इसकी मैंने आपको सीधा सा बता दिया कि फॉरेनर्स को आकर जो मतलब जो भी अपना काम धंधा करना है उसमें एग्जम्पशंस दे दिए कि भाई कर लो, आराम से आके कर लो। ठीक है, उसके बाद इसमें यही है, ये तीनों पॉइंट जो हैं IFSC से रिलेटेड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन जो हमने पढ़ा था, जो ये गुजरात में सेटअप होने वाला है हमारा, उसमें फ़िलहाल के लिए टैक्स एग्जम्पशंस हैं कि जो फ़ौरन आकर कोई उसमें फॉरेनर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो आराम से कर सकता है। ठीक। देन ईज़ ऑफ फिलिंग टैक्सेस, टैक्स फिल करने का जो प्रोसेस है उसको ईजी कर दिया है। रिलीफ टू स्मॉल ट्रस्ट, एग्जम्पशन लिमिट ऑफ एनुअल रिसिप्ट रिवाइज्ड फ्रॉम 37 करोड़। जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं ना, जो स्कूल और हॉस्पिटल रन करने होते हैं, पहले वो 70 करोड़ तक के होते थे, अब उनका 75 करोड़ कर दिया कि अगर तुम्हारा टर्नओवर 75 करोड़ है तो तुम चैरिटेबल ट्रस्ट हो। ठीक है, उसके बाद है लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर क्या होता है, कॉरपोरेशन होता है सारे वर्कर्स का, लेबरर्स का, उनको क्या करना होता है, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उस वेलफेयर में डालना होता है, वेलफेयर फंड जिसको बोलते हैं। और अगर कोई लेबरर नहीं डाल पाता है तो उसको नुकसान होता है, उसका डिडक्शन होता है, उसका कुछ ना कुछ उसकी सैलरी में से, तो वो उसको चीज़ को अब ख़त्म कर दिया। इंसेंटिव फॉर स्टार्टअप, जो लोग अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको प्रमोट किया जाएगा और वो जो है अपना टैक्स हॉलीडे क्लेम कर सकते हैं फॉर 1 more year। पहले जो भी लिमिट थी ना कि ये वाला स्टार्टअप इतने टाइम के लिए टैक्स हॉलीडे मतलब कि टैक्स से छुटकारा इतने टाइम के लिए क्लेम कर सकते हैं, उसमें 1 more year इंक्रीज़ कर दिया है। उसके बाद जो स्टार्टअप्स हैं, कैपिटल गेंस एग्जाम्पशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 2022। जो स्टार्टअप्स हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है उसमें एग्जाम्पशंस दे दी गई हैं, सो दैट इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ी ईजी हो सके। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स की। इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स क्या हैं? कस्टम ड्यूटी रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है, किसी चीज़ की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देना। तो कस्टम ड्यूटी क्या है, उसको बढ़ा दिया गया है ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो सके और
इंपोर्ट कम हो सके, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंपोर्ट में डिफरेंस होता है। इन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि बाहर के लोगों का पैसा हमारे पास लगने वाला है, और इंपोर्ट में क्या होता है, हम बाहर से कोई चीज़ मंगा रहे हैं और हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, हमारा पैसा बाहर जाने वाला है, ठीक है। उसको रोक दिया है सो दैट बाहर की चीज़ें नहीं आएंगी, तो जो इंडिया के लोग हैं वो क्या करेंगे, इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट्स को ही खरीदेंगे, सो दैट हमारे जो लोग हैं उनका प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाए और वो ग्लोबल कंपटीशन में आ सके, ठीक। न्यू कस्टम ड्यूटी एग्जाम्शन जो थी उनकी वैलिडिटी 31 मार्च तक रहेगी। उसके बाद क्या है, मोबाइल के जो सब पार्ट्स एंड चार्जर्स होते हैं उन पे कुछ छूट दी हुई थी, उसको वापस ले लिया गया, मतलब अब छूट नहीं है, मतलब वो महंगे हो जाएंगे अब, ठीक है। और जो आपका सोना चांदी है, औरतों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, उन पे कस्टम ड्यूटी कम कर दी है, मतलब वो सस्ते हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, जो सोलर इन्वेंटर्स हैं उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। देन जो ड्यूटी फ्री आइटम्स होती हैं उनके ऊपर जो एग्जाम्पशंस होती थी उनको भी ख़त्म कर दिया गया है, सो दैट हमारी कंट्री की जो बनी हुई चीज़ें हैं उनको प्रमोट किया जा सके। जो लेदर्स के ऊपर, लेदर के इंपोर्ट के ऊपर एग्जाम्पशंस थी उसको भी हटा दिया, लेदर भी महंगा होगा अब। और जो जेम स्टोन्स होते हैं, सिंथेटिक जेम स्टोन्स, उनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी थी उसको भी इंक्रीज़ कर दिया गया, सो दैट डोमेस्टिक प्रोसेसिंग इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। कॉटन पर कस्टम ड्यूटी पहले नहीं थी, इसको 10% कर दिया गया है। और रो सिल्क पर और सिल्क यार्न पर पहले 10% थी, उसको 15% कर दिया गया है। देन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, सेस क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, एडिशनल टैक्स होता है जो गवर्नमेंट लगाती है जब उसको पैसे चाहिए होते हैं, तो उसने सर्टेन आइटम्स पर टैक्स लगा दिया है सो दैट वो एग्रीकल्चर में पैसों का यूज़ कर सके। टैक्स किस चीज़ पर लगा दिया, पेट्रोल में, डीजल में, मतलब पेट्रोल डीजल हो गया महंगा। कितना टैक्स लगाया, AIDC ऑफ ₹2.5 पर लीटर पे इतना, पेट्रोल के केस में, और डीजल में ₹4 पर लीटर, ठीक। सेस मैंने आपको बता दिया, एक ऐसा टैक्स होता है जिसको गवर्नमेंट लिवाई करती है स्पेसिफिक पर्पसेस के साथ, मतलब ये टेम्परेरी होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, इसको इतने पैसे चाहिए, जब गवर्नमेंट के पास उतने पैसे आ जाते हैं तो वो जो टैक्स है फिर वो हट जाता है, ठीक है। बेसिक टैक्स रहता है, जो एडिशनल लगाया था वो हट जाता है। देन तुरंत कस्टम इनिशिएटिव अ फेसलेस पेपरलेस, मतलब कि जो कस्टम ड्यूटी पे करने का जो प्रोसीजर है ना उसको इजी बना दिया गया है। दूसरा रूल्स ऑफ ओरिजिन, रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है, अब मान लो हमारी कंपनी में सोना आता है, कहाँ कंट्री में कहाँ से आएगा, चांदी कहाँ से आएगी, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए यूरेनियम कहाँ से आएगा, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयल कहाँ से आएगा, तो जो उनका ओरिजिन होता है, मतलब जो उनके सोर्स होते हैं कि वो कहाँ से आएंगे, तो उन सोर्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ लॉज होते हैं कि मतलब पर्टिकुलर एरिया में इतने किलोमीटर्स तक माइन करनी है, ऐसे माइनिंग होनी चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, माइनिंग के रूल्स होते हैं ना। और ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि करंट अफेयर्स में रहता है, बहुत सारी जगह इलीगल माइनिंग जो है उनको पकड़ा जा रहा है, तो उसके लिए एक नया प्रोसीजर इंट्रोड्यूस किया गया। सो दिस इज़ रूल ऑफ ओरिजिन की क्राइटेरिया होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आने वाला है उसका नेशनल सोर्स क्या होगा, उससे रिलेटेड जो है वो लॉ बनाती है हमारी गवर्नमेंट, सो उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। सो दैट वाज ऑल, आपका यहाँ पर ख़त्म होता है यूनियन बजट। आज वाली क्लास काफ़ी इजी थी, कल वाली थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी क्योंकि उसमें इकोनॉमिक्स टर्म्स थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट में बता देना, आपको मिल जाएगी। एंड अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।